नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने का जज्बा होना चाहिए। बिहार को विकास का एक अपने ही मॉडल की ज़रूरत है। बिहार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, दूसरा फूड प्रोसेसिंग, तीसरा आईटी, और बिहारी युवा जो हैं वो रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल हैं। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार अपने आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए सुर्खियों में रहता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने बिहार का मान तमिलनाडु में बढ़ाया है। 1991 के आईपीएस अधिकारी हैं हमारे साथ करुणा सागर जी। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसा रहा सफ़र। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बिहार का मान आईएएस आईपीएस बढ़ाते हैं, तमिलनाडु में आपने अपना सारा कोर्स किया, पढ़ाई की। कितना बदला इन दिनों में बिहार, और क्या वो मुकाम आपने जो पाया, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, एक लंबी जर्नी है। मैंने पहले शुरुआत की पढ़ाई बिहार में की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और फिर आईपीएस होने के बाद तमिलनाडु चले गए। तो तमिलनाडु की सभ्यता, संस्कृति, सिस्टम अलग है बिहार से। और जहाँ तक बिहार के बदलाव की बात करते हैं, तो हम चूँकि बिहारी हैं और बचपन से बिहार को देख रहे हैं, तो बहुत चीज़ें बदली हैं। मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूँ कि लगभग 15 साल पहले तक मेरे गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, और आज ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इससे गांव वालों को बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह से चीज़ें बदलती गई हैं हर जगह। पटना पूरा शहर में आप घूमिए, तो जो हमारे बचपन का पटना था और आज के पटना में बहुत अंतर आया है। तो बदलाव एक प्रक्रिया है जो होते रहती है, और उसी प्रक्रिया, उसी दौर से बिहार भी गुजरा है, और हर तरह में, हर क्षेत्र में आपको बदलाव दिखता है। एक बड़ा सवाल ये रहता है, तमिलनाडु और बिहार का जब भी अगर जिक्र किया जाए तो ग्राफ बहुत नीचे बिहार का आता है। तो किन सेक्टर्स में, किन जगहों पर बिहार को काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो आर्थिक है, जहाँ तक सामाजिक चीज़ें हैं, वहाँ बिहार बहुत अच्छा है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अब तमिलनाडु हमेशा ही एक डेवलपिंग राज्य रहा है, और वहाँ पर पोर्ट की सुविधा है, और इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम बहुत होते हैं। चेन्नई जो उसका कैपिटल है, वो एक ऑटोमोबाइल हब की तरह जाना जाता है, और दुनिया की लगभग बहुत सारी नामी कंपनियां हैं जिनका फैक्ट्री तमिलनाडु में है। तो बिहार और तमिलनाडु दोनों को कंपेयर करना एप्पल एंड ऑरेंज वाली बात है। दोनों की वस्तु स्थिति में बहुत अंतर है। जैसे तमिलनाडु में बहुत सारा जगह आपको मिल जाएगा जो सूखा है, बंजर है, और जिसको इंडस्ट्री लगाने के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और सड़क के किनारे तक, रेलवे लाइन के किनारे तक सब जगह खेती होती है। बिहार में बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि हमारे बिहार में कोई वैसा मिनरल बेस नहीं है जो झारखंड में या उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में है। तो वो भी कमी है। तो बिहार को विकास का एक अपने ही मॉडल की ज़रूरत है। जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, जो जिन लोगों को बिहार की चिंता है, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि बिहार का मॉडल क्या होगा। और मेरी समझ से बिहार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, दूसरा फूड प्रोसेसिंग, तीसरा आईटी। देखिए, आईटी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। आजकल ब्रॉडबैंड सब जगह अवेलेबल है, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच चुका है, बिजली गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, सड़क व्यवस्था है। तो क्यों नहीं कॉल सेंटर्स बनाए जा सकते हैं बिहार में। और बिहारी युवा जो हैं वो रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल हैं। जो मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्षेत्र में धंधे करने के लिए, तो वो क्योंकि हम बहुत बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे जाके दूसरे
राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर उन्हें मौका मिलेगा कि हम अपने ही राज्य में अपना काम कर सकें, तो ज़रूर प्रेफर करेंगे। एक सवाल है कि आपने युवाओं को आगे बढ़ने की बात कही, जो सेक्टर्स हैं इनका आपने जिक्र किया। युवाओं को किन चीज़ों पर इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है बिहार जैसे राज्य में, जहां एजुकेशन भी महंगा है और लोगों की उतनी आय नहीं है जो गार्जियन उसको अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, बिहार में हमने बहुत सारे स्कूलों का दौरा किया, और बिहारी जो बच्चे हैं, मुझे दूसरे राज्यों के बच्चों से किसी भी तरह से कम नहीं दिखे। इनफैक्ट उनका जो सामान्य ज्ञान है, जो उनका मैथमेटिक्स के प्रति जो प्यार है, वो कई राज्यों में दिखता भी नहीं है। तो हमारे बच्चे बड़े प्रतिभाशाली हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक मौका क्रिएट करने के लिए। और दूसरा, एक एंटरप्रेन्योर का जो एक कल्चर होता है, वो होना चाहिए। नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने का जज्बा होना चाहिए कि हम स्वरोजगार करेंगे, छोटा उद्योग लगाएंगे। आज इंडिया स्टार्टअप मैप में दुनिया में नंबर 2 के लेवल पे है, और इसमें बहुत सारे बिहारी बच्चे स्टार्टअप्स में हैं, जो बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, गुड़गांव में अपना काम कर रहे हैं। तो अगर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो आकर अपने ही राज्य में काम करें, तो ये यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम जो होता है एम्प्लॉयमेंट का, और एक जो मॉडर्न इंडस्ट्री, जो आईटी एंड आईटीएस जो इंडस्ट्री है, अ, वो किया जा सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, और बाकी चीज़ें जैसे हमने बताई वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। एक लंबे वक्त तक आपने तमिलनाडु में सेवा दी, दिल्ली में आप इस वक्त हैं डायरेक्टर मॉडर्नाइजेशन है बीपीआरडी ऑफ इंडिया के। देश कितना मजबूत हुआ, आईपीएस आईएएस के ऊपर बड़ा दारोमदार होता है, कैसे देखते हैं इस वक्त देश के हालात को, देश में चीज़ें कितनी मजबूत हुई? देखिए, आज का जो भारत है, वो विश्व के मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। देखिए, हम विश्व के इस समय 5वें सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में उभरे हैं। आप इस समय विश्व के बहुत सारे देशों को देखें, तो उनका जो आर्थिक विकास है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उसके मुकाबले हम लोग बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अभी भी एक कल्चर है सेविंग्स का इस देश में। हमारे लोग, हमारी महिलाएं सेविंग्स में विश्वास करती है, और वो एक बड़ा कैपिटल जनरेट करता है किसी भी काम करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं, कई विदेश में कई ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी लचर हो चुकी है, लेकिन हमारी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी चल रही है। आप इस समय दिवाली के मौसम में अगर मार्केट में घूमते हैं, तो हर जगह भीड़ दिखती है, हर दुकान में भीड़ दिखती है। तो ये दिखा रहा है कि हमारा देश विकास कर रहा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और पैसा तभी खर्च करेंगे जब उनके पास पैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आज चाहे वो कूटनीति हो, या आर्थिक व्यवस्था हो, या हमारी आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में इस समय भारत विदेशी शासकों के लिए, विदेशी देशों के लिए एक उदाहरण की तरह हुआ है। पहले हम लोग अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कहते थे, आज हम लोग शायद थर्ड वर्ल्ड कहलाने के लिए लायक नहीं हैं। हम लोग उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल है, लंबे वक्त तक आपने लॉ एंड ऑर्डर देखा तमिलनाडु का, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? क्या नई चीज़ें हैं जो यहाँ भी इम्प्लीमेंट अब होनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु बिहार से बहुत आगे है? तमिलनाडु, जैसे हमने कहा, एक विकसित राज्य है, और जैसे कंप्यूटराइजेशन, जब पहली बार कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था इस देश में, तो उस समय पुलिस में कंप्यूटराइजेशन किया गया था, और लगातार वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते रही है। हमने मॉडर्नाइजेशन पोस्ट को 2 बार संभाला है। तो राज्य, जो हमारा एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फंड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, और उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट देती है। तो हमेशा से जो वहाँ की सरकार है, वो अपना 40% देती रही है, और इसी कारण से पुलिस का जो मॉडर्नाइजेशन है होता रहा है। तो
बिहार में भी बहुत बदलाव आया है, बहुत परिवर्तन आया है। आप सड़कों पर जितनी पुलिस की गाड़ियाँ आज देखते हैं, वो पहले नहीं हुआ करता था। पुलिस के पास जो वेपन्स देखते हैं, वो पहले नहीं था। तो परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन बिहार में भी आ रहा है। और परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप दूसरों से सीखते सीखते रहते हैं और अपना घर बेहतर करते रहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार काफ़ी बदला है और बिहार की एक ऐसी शख्सियत से आज हमने आपको बातचीत कराई जो इस वक्त दिल्ली में कार्यरत हैं और निश्चित तौर पर बतौर आईपीएस बिहार का भी मान बढ़ाया है। करुणा सागर को आप सुन रहे थे। फिर एक नई शख्सियत के साथ हम रूबरू होंगे। कैमरा सहयोगी रौसिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।